Geography Chapter 2 The World Population Distribution Density and Growth। किसी भी कंट्री को जानने के लिए उसके लोगों के बारे में जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी भी कंट्री की वर्थ क्या है, ये कैसे जानी जाए, ये हम जान सकते हैं उस कंट्री के पीपल के थ्रू। कैसे? क्योंकि जो लोग होते हैं वही कंट्री की एक रियल वेल्थ होते हैं। रियल वेल्थ कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी रिसोर्स है अपने पास में, तो उस रिसोर्स को यूटिलाइज़ कौन करता है? लोग यूटिलाइज़ करते हैं। साथ में उसको यूटिलाइज़ करने लायक भी जो कंट्री के लोग हैं वही बनाते हैं। साथ में यही लोग पॉलिसी फ्रेमिंग करते हैं। अब लोगों के बारे में कैसे जाना जाए? लोगों के बारे में हम जान सकते हैं पॉपुलेशन की स्टडी करने पर। अब पॉपुलेशन क्या चीज़ है, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन की स्टडी करने से हम लोगों को क्या फ़ायदा होता है, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। पॉपुलेशन की हेल्प से हम जान सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मेल्स एंड फीमेल हैं, बर्थ रेट क्या है कंट्री की, डेथ रेट क्या है उस जगह की, लोग गाँव में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं या अर्बन प्लेसेस पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, लोग पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, अमीर हैं कि गरीब हैं, उनके पास में कोई काम धंधा है कि नहीं है, साथ में अगर वो कोई काम करते हैं तो वो क्या काम करते हैं। इन सारी चीज़ों का हमें पता चलता है पॉपुलेशन से। जॉर्ज बी क्रेसी इन्होंने कहा था कि एशिया हैज़ मैनी प्लेसेस वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। और ये जो जगह है और ये जो बात है ये पूरी दुनिया के लिए भी सही है। इनका कहना था कि एशिया जो है उसमें बहुत सारी जगह बहुत सारे लोग बहुत कम जगह पे रहते हैं और बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं, और यही सिनेरियो हमें वर्ल्ड के अंदर भी देखने को मिलता है। पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। The term population distribution refers to the way people are spaced over the earth's surface. पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि एक तरीका जहाँ पे कितने लोग कितनी अर्थ की सरफेस पे है ये हमें पता चले कहाँ पे ज़्यादा है कहाँ पे कम। अगर अपने वर्ल्ड में हम देखें तो 90% जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 10% लैंड एरिया के अंदर ही रहती है। इनफैक्ट सिर्फ दुनिया की 10 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को कंट्रीब्यूट करती है, और इन 10 कंट्रीज़ में से 6 कंट्रीज़ तो एशिया के अंदर ही हैं। वो कौन कौन सी है? चाइना हो गया, इंडिया हो गया, रशिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, नाइजीरिया, यूएस एंड मेक्सिको। These are one of the most populated countries, like top 10 most populated countries in the world. सबसे ज़्यादा चाइना, इंडिया, यूएसए। ऑल्दो अभी इंडिया ने सरपास कर दिया होगा, बट बुक के अंदर हमें यही दिया हुआ है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को समझने की हमें क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ये है कि कोई लैंड है, उस यूनिट लैंड के पास में लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि कितने लोगों को वो सपोर्ट कर सकती है। अगर इसी लैंड पे बहुत ज़्यादा लोग रहने लग जाएंगे तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा वहाँ पर, एंड क्या होगा कि ये सप्लाई जो ये लैंड मेंटेन करती थी वो पूरी कंप्लीट नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की को पढ़ने की ज़रूरत है, because it helps us to understand that land has limited capacity to support people living on it. डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम कैसे मेजर करते हैं? उसको मेजर किया जाता है पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। कैसे? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज इक्वल टू पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। पॉपुलेशन पर्सन में काउंट होती है और एरिया का स्क्वायर के अंदर काउंट होती है, स्क्वायर किलोमीटर या स्क्वायर मीटर, तो स्क्वायर किलोमीटर। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे ये एक 100 किलोमीटर स्क्वायर जगह है। इस 100 किलोमीटर स्क्वायर जगह के अंदर 1,50,000 लोग रहते हैं। अब यहाँ की हम डेंसिटी कैसे पता करें? डेंसिटी होगी पर्सन डिवाइडेड पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। एरिया 100 स्क्वायर किलोमीटर और पॉपुलेशन ये, तो अपनी डेंसिटी कितनी आ जाती है कि 1500 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन कौन सी जगह पे ज़्यादा होगी, कौन सी जगह पे नहीं होगी, कौन सी जगह पे कम होगी, इस सारी चीज़ों का हमें पता चलता है पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पता करने पर।
और पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे वेरी कर रही है ये डिस्क्राइब करते हैं कुछ फैक्टर्स। वो कौन से फैक्टर्स हैं? 3 टाइप के फैक्टर्स हैं, जियोग्राफिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। सबसे पहले बात आती है कि जियोग्राफिकल फैक्टर्स कौन कौन से हैं। दैट इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अपनी लाइफ को सस्टेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ड्रिंकिंग के काम में आता है, कुकिंग, फार्मिंग, कैटल रियरिंग, नेविगेशन, इंडस्ट्रीज़। अगर पानी नहीं होगा तो अपन बेसिक जो ड्यूटीज़ हैं लाइफ की वो भी नहीं कर पाएंगे। लाइक वी कान ड्रिंक, कुक, ना हम एनिमल्स रख सकते हैं क्योंकि उनको भी रखने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, ना हम क्रॉप्स लगा सकते हैं क्योंकि फार्मिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो लोग क्या करते हैं, पीपल लिव इन एरियाज़ विद ईजी एसेसिबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। लोग वहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं जहाँ पर फ्रेश वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल हों। और जैसे कि फ्रेश वाटर रिसोर्सेज का सबसे मेन सोर्स क्या है? रिवर। तो रिवर वैलीज़ जो हैं दुनिया की वो सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। सेकेंड फैक्टर जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर है लैंड फॉर्म्स। अर्थ में काफ़ी टाइप की लैंड फॉर्म्स है, जैसे कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लेन्स है, कुछ डिज़र्ट्स है और कुछ प्लेटोज़ है। बट लोग क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं प्लेन रीजन या वो रीजन जो थोड़ा जेंटली स्लोप्ड हो। फ्लैट, प्लेन और जेंटली स्लोप। क्यों? क्योंकि ये फेवरेबल होता है फार्मिंग के लिए। यहाँ पर रोडें मतलब जो सड़कें बनाई जा सकती है, रोड कंस्ट्रक्शन में ये हेल्प करता है और साथ ही साथ में यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ भी प्रॉस्पर करती हैं। अगर हम सेम देखें माउंटेन और हिली रीजन्स के ऊपर तो वो हिंडर करते हैं डेवलपमेंट को। कैसे? क्योंकि यहाँ पर रोड्स नहीं बनाई जा सकती। आप एक माउंटेन पे रोड कैसे बनाओगे? लाइक इट वुड बी रियली टफ। तो शुरू में क्या होगा कि वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ और फार्मिंग को फेवर नहीं मिलेगा, वो वहाँ पे नहीं हो पाएंगी। तो लोग क्या करते हैं, लोग प्लेन रीजन पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। दुनिया में प्लेन रीजन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड मोर देन दैट ऑफ द हिल्स। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं गंगा प्लेन्स जो अपनी हैं वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है हिमालयन रीजन से। जैसे इस मैप के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये जो गंगा प्लेन्स है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है और साथ में ये जो हिमालयन रीजन है यहाँ पर बहुत कम पॉपुलेशन है। थर्ड फैक्टर जो आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स के अंदर वो है क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसे डिसाइड करता है? अगर कोई जगह बहुत ज़्यादा गर्म है या कोई जगह बहुत ज़्यादा ठंडी है, यानी वहाँ पर एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट्स है और एक्सट्रीम ऑफ क्लाइमेट है ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडा, तो वो बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल है लोगों के रहने के लिए। साथ ही साथ में वो प्लेसेस जहाँ पे ज़्यादा सीजनल वेरिएशंस ना होता हो वही लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कुछ जगह जहाँ पर ज़्यादा हैवी रेनफॉल है, एक्सट्रीम क्लाइमेट है या हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उस रीजन के अंदर, तो वो जो जगह है वहाँ पर बहुत कम लोग रहते हैं और वहाँ पे बहुत लो पॉपुलेशन है। साथ ही साथ में ऐसी जगह जहाँ पर सीजनल वेरिएशन बहुत कम होता है उसको लोग प्रेफर करते हैं, जैसे कि मेडिटेरेनियन रीजन। वो मेडिटेरेनियन जो रीजन है वो कहाँ पर है? वो यूरोप, जैसे ये यूरोप है और ये अफ्रीका है। तो इसका बीच का जो मेडिटेरियन सी के आसपास का जो इलाका है ना, यहाँ पे लोग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा सीजनल वेरिएशंस नहीं होते हैं। ये पुरानी अर्ली हिस्ट्री से ही यहाँ पर बहुत सारी सभ्यताएं, मानव सभ्यताओं का उजागर हुआ था और साथ ही साथ में ये अभी भी वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स में से है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत प्लेजेंट है, एक्सट्रीमिटीज़ नहीं है यहाँ पर, ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। फोर्थ पॉइंट जो आता है जियोग्राफिकल फैक्टर्स में वो है सॉइल्स। सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एग्रीकल्चर के लिए। कौन सी? अगर फर्टाइल सॉइल होगी तो आप एग्रीकल्चर कर पाओगे, तो आपके क्रॉप्स उगेंगे, फूड सिक्योरिटी होगी। तो इसलिए सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, क्योंकि वो एग्रीकल्चर और अलाइव्ड जो एक्टिविटीज़ होती है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो फर्टाइल सॉइल के एरियाज़ है वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। फॉर एग्जांपल लोमी सॉइल। क्यों? क्योंकि ये एग्रीकल्चर को सपोर्ट करती है एंड फूड सिक्योरिटी बढ़ाती है, साथ में आपकी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगी। सेकेंड फैक्टर जो है वो है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स में है मिनरल्स। अब कोई जगह है जहाँ पर बहुत अच्छे मिनरल डिपॉजिट्स मिल रहे हैं अपन को, बहुत अच्छे मिनरल डिपॉजिट है, तो वहाँ पर क्या होगा कि माइनिंग करी जाएंगी
और जब माइनिंग करेंगे तो आसपास के इलाकों में जो इंडस्ट्रीज़ होगी उन रिलेटेड मिनरल से वो डेवलप होगी। अब इंडस्ट्रीज़ डेवलप होगी तो इंडस्ट्रीज़ में काम करने के लिए हमें वर्कर्स चाहिए। तो ऐसी जगह जहाँ मिनरल डिपॉजिट होते हैं वहाँ पर स्किल्ड और सेमी स्किल्ड जो वर्कर्स होते हैं वो आते हैं, बाहर से माइग्रेट करके उन रीजन्स के अंदर आते हैं, और जो या तो परमानेंटली शिफ्ट होते हैं या टेम्परली शिफ्ट होते हैं। बट उनके शिफ्ट होने से क्या होता है, उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और फिर धीरे धीरे करके और बाकी जो लोग होते हैं वो भी आते हैं उन जगह पर, और ये जगह धीरे धीरे करके डेंसली पॉपुलेटेड हो जाती है। इसका एक मेन एग्जांपल है कटांगा ज़ाम्बिया कॉपर बेल्ट। कटांगा ज़ाम्बिया कॉपर बेल्ट कहाँ पर है, ये अफ्रीका प्लेटो के अंदर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर सिचुएटेड है। ये DRC यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ज़ाम्बिया के बॉर्डर पे, इस रीजन पे क्या है, ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, और मिनरल्स ज़्यादा है तो इंडस्ट्रीज़ डेवलप हुई और वर्कर्स का माइग्रेशन हुआ। सेकंड पॉइंट जो आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर वो है अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं वो जाते हैं अर्बन एरियाज़ की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होती है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी हैं, ट्रांसपोर्ट अवेलेबल होता है हर दूसरे कॉर्नर के लिए, और गुड सिविक एमिनिटीज़ हैं। इन वजह से क्या होता है, जो रूरल लोग होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं अर्बन एरियाज़ में, और धीरे धीरे जब बहुत ज़्यादा लोग माइग्रेट करते हैं, जो अर्बन एरिया की जो साइज़ थी वो भी इंक्रीज़ होने लग जाती है, आउटस्कर्ट्स में रहने लग जाते हैं और धीरे धीरे एरिया बड़ा होने लग जाता है। सिटीज़ के अंदर, हर सिटी के अंदर लार्ज नंबर ऑफ़ माइग्रेंट्स आते हैं, हर साल हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। थर्ड पॉइंट है इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियल बेल्ट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंट्री है और यहाँ पर बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ है इस पर्टिकुलर बेल्ट के अंदर, तो बाकी कंट्री के जो लोग हैं वो इधर आना चाहेंगे वर्कर्स। क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, जो होते हैं वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए इंडस्ट्रियल जो बेल्ट्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ़ लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। और जो लोग होते हैं वो सिर्फ वर्कर्स नहीं होते, वो साथ में शॉपकीपर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, टीचर्स और बाकी जो सर्विसेज होते हैं उनके भी प्रोवाइडर्स होते हैं। क्योंकि एक जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर्स आएंगे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काम करने के लिए आएंगे, वहाँ पे बाकी फैसिलिटीज़ भी तो चाहिए। यहाँ पर इंडस्ट्री हो गई लेकिन हॉस्पिटल, स्कूल, शॉप्स, बाकी जो सर्विसेज है, ट्रांसपोर्ट वगैरह, ये सब कुछ भी चाहिए होगा। इसकी वजह से हर टाइप के लोग वहाँ पे आते हैं, और इसका एक सबसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का एक मेन एग्जांपल है कोबे ओसाका रीजन ऑफ जापान। यहाँ पर क्या है, एक कोबे और जो ओसाका रीजन है जापान का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड है ये। क्यों? क्योंकि ये एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है और यहाँ पे बहुत सारे टाइप के लोगों ने माइग्रेट किया है। जो थर्ड फैक्टर आता है वो है सोशल एंड कल्चरल फैक्टर। जो कल्चरल और रिलीजियस सिग्निफिकेंस की जगह हैं वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। साथ ही साथ लोग उन लोगों से दूर जाना चाहते हैं, उन रीजन से दूर जाना चाहते हैं जहाँ पर सोशल या पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा हो, यानी जहाँ पे दंगे फसाद हो रही हो या लोग अपनी पॉलिटिकल लाइफ को बढ़ाने के लिए कुछ कर रहे हो, उस जगह को जहाँ पे किसी भी टाइप का अनरेस्ट है वहाँ से लोग दूर जाने की ही सोचते हैं। खास ही खास हम कुछ जगह पे ऐसे देख सकते हैं कि जो जगह जहाँ पर लोग कम रहते हैं वहाँ पर गवर्नमेंट लोगों को इंसेंटिव्स देती है कि तुम यहाँ से इस जगह पे जाओ और यहाँ पर रहो। वो उनको कम रेट में खाना पानी देंगे, कम रेट में ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। साथ ही साथ अगर कोई रीजन बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो चुका है तो गवर्नमेंट उन्हें भी इंसेंटिव्स देंगे कि तुम दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ। पॉपुलेशन ग्रोथ। The population growth or change refers to the change in number of inhabitants of a territory during a specific period of time. इसका क्या मतलब है कि पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होती है, जो इनहैबिटेंट्स होते हैं उस जगह के, उनके अंदर चेंज रेफर्स टू द नंबर इन चेंज किसके अंदर चेंज, जो नंबर ऑफ़ इनहैबिटेंट्स हैं उनके अंदर चेंज। कहाँ के इनहैबिटेंट्स, किसी टेरिटरी के, और किस टाइम में, किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर।
चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स ऑफ ए टेरिटरी ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, उसको बोला जाता है पॉपुलेशन ग्रोथ। ये चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको एब्सोल्यूट नंबर्स में भी हम रख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और परसेंटेज के अंदर भी दिखा सकते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, या इंडिकेटर्स हैं कि जहाँ पे पॉजिटिव जो है वो जगह होगी। पॉपुलेशन ग्रोथ एक ऐसा इंडिकेटर है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है कुछ चीज़ों का। जैसे कि अगर वहाँ पे पीस और सिक्योरिटी अच्छी है, कल्चरल और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अच्छा है, सोशल अपलिफ्टमेंट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा होगी। यानी कि अगर कोई रीजन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है पॉपुलेशन में, और कोई रीजन ऐसा है जहाँ पे कम ग्रोथ हो रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी जगह पे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं? उस जगह पे जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा हो रही है। कैसे? क्योंकि पॉपुलेशन वहीं पे बढ़ेगी जहाँ पर पीस और सिक्योरिटी होगी, जहाँ का अच्छा कल्चर और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड होगा, जहाँ पर सोशल अपलिफ्टमेंट होगा लोगों का, और साथ ही साथ में वो जगह इकोनॉमिकली भी डेवलप्ड होंगी। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कुछ चीज़ों का इम्पोर्टेंट इंडिकेटर भी है। साथ ही साथ में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। इसमें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या है, हम एक एक करके देखेंगे। जैसे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, ये होती है चेंज इन पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। लाइक ग्रोथ कब, किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर नंबर ऑफ लोगों में चेंज कब, किस टाइम के लिए, सिर्फ किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या चेंजेस हुए लोगों में, ये होती है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एग्जाम्पल के तरीके से देखते हैं, इंडिया के अंदर 2001 में 102 करोड़ की पॉपुलेशन थी, और अभी इंडिया के अंदर 2012 या 2011 में देखी जाए तो 121 करोड़ पॉपुलेशन थी। तो पॉपुलेशन में ग्रोथ कितने का है, यानी 102 से 121 तक जाने के लिए क्या चेंज आया है, 18.15 करोड़ का चेंज आया है इसके अंदर। ये जो पॉइंट्स में है, ये भी पॉइंट्स में है, तो 18.15 करोड़ का पॉपुलेशन का चेंज आया है, और ये ग्रोथ हुई है। तो ये हो गया अपनी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी जगह के अंदर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर पॉपुलेशन में क्या चेंजेस हुए हैं किसी एरिया के अंदर, ये होती है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन? चेंज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। सेम वही बात है, जो चेंज ऑफ पॉपुलेशन हुई है उसी को अगर हम लोग परसेंटेज के अंदर डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, तो उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। नाउ कम्स द नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब नेचुरल ग्रोथ की बात कर रहे हैं। नेचुरल ग्रोथ में क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज्ड बाय डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ्स इन अ रीजन बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। लाइक नेचुरल ग्रोथ के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें देखनी होती है, बर्थ के अंदर और डेथ के अंदर डिफरेंस कितना है, किसी 2 पॉइंट ऑफ मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के बीच में, किसी 2 पॉइंट ऑफ टाइम के बीच के अंदर बर्थ और डेथ के अंदर कितना डिफरेंस है, इससे हमें पता चलता है नेचुरल ग्रोथ कितनी है उस जगह की। नेचुरल ग्रोथ का फॉर्मूला है बर्थ्स माइनस डेथ। और एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग, ये तो नेचुरल हो गए, बट एक्चुअली में कितनी हुई, क्योंकि कुछ लोग उस जगह पे आए होंगे और कुछ लोग उस जगह से गए भी होंगे। तो उसके फॉर्मूला है बर्थ माइनस डेथ, दैट इज नेचुरल ग्रोथ, प्लस इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। मतलब जो कम हुए हैं उनको माइनस करना है, एंड जो एड ऑन हुए हैं उनको प्लस करना है। इससे हमें मिलती है एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नाउ व्हाट इज़ पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन? पॉजिटिव ग्रोथ तब आती है जब बर्थ रेट होती है जो डेथ रेट से ज़्यादा होती है, साथ ही साथ लोग होते हैं किसी दूसरी कंट्री से परमानेंटली माइग्रेट कर जाते हैं। यानी ये एक कंट्री है और इस कंट्री से इस कंट्री के अंदर लोग गए हैं, तो ये वाली जो कंट्री है इसमें पॉजिटिव ग्रोथ रेट होगी।
और ये जो कंट्री है इसमें नेगेटिव ग्रोथ रेट होगी। और नेगेटिव ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन में क्या है, बर्थ रेट है वो कम होनी चाहिए डेथ रेट से, यानी वहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा है। और साथ में पीपल माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़। पॉजिटिव में क्या था, माइग्रेट फ्रॉम अदर कंट्रीज़, एंड नेगेटिव ग्रोथ में है माइग्रेट टू अदर कंट्रीज़। नाउ व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। 3 कंपोनेंट्स हैं क्या, बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। बर्थ को कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, वो करते हैं क्रूड बर्थ रेट से। क्रूड बर्थ रेट का मतलब होता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन, यानी किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर कितने बच्चे, कितना जन्म हुआ, कितने बच्चे जिनका जन्म हुआ तब वो जिंदा थे। ओके, सो CBR यानी क्रूड बर्थ रेट इज इक्वल टू live birth during the year divided by mid-year population of the year multiplied by 1000, क्योंकि हम thousands of population में देख रहे हैं। सिमिलरली जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सिर्फ इंक्रीजिंग बर्थ रेट की वजह से नहीं ग्रो होती है, वो डिक्रीजिंग डेथ रेट की वजह से भी ग्रो होती है। यानी अगर कोई रीजन है जहाँ पर जो बर्थ रेट है वो ग्रो हो रही है तो सिर्फ उसकी वजह से ही पॉपुलेशन नहीं है, अगर वहाँ की जो डेथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम रह रही है और अगर बर्थ रेट स्टेबल भी है तो भी वहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो ग्रो होगी, तो वो डेथ रेट पे भी डिपेंड करता है। सो डेथ रेट को कैसे देखते हैं, क्रूड डेथ रेट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ डेथ्स इन ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन पर्टिकुलर रीजन। सबसे मेन बात, अगर हमें किसी जगह की डेथ रेट या कोई सी भी पॉपुलेशन की रेट का कैलकुलेट करनी है तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया का ही टाइम और उस पर्टिकुलर एरिया की ही पॉपुलेशन लेनी होगी। किसी दूसरे एरिया की पॉपुलेशन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, तो हमें पर्टिकुलर रीजन की ही लेनी है। नाउ CDR इज इक्वल टू नंबर ऑफ डेथ्स इन अ ईयर बाय मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाइड बाई 1000। जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो अफेक्ट किस चीज़ से अफेक्ट होती है, यानी किसी जगह पे अगर डेथ्स ज़्यादा हो रही है, लोग एट द बर्थ मर रहे हैं, तो वो किस किस चीज़ पे डिपेंड करती है, उस जगह के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर, सोशल एडवांसमेंट पर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर। तो 3 चीज़ें जहाँ जिनकी वजह से मोर्टेलिटी रेट जो है वो अफेक्ट होती है। थर्ड इज़ माइग्रेशन। लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनअदर इज़ माइग्रेशन। जिस जगह से जाते हैं उसको बोलते हैं प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ जाते हैं उस जगह को बोलते हैं प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब जहाँ से बाहर गए, मतलब प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट फ्रॉम अ कंट्री इज़ इमिग्रेशन, मतलब EM का मतलब आउट समझेंगे हम, और एक इमाइग्रेशन होता है जिसका मतलब होता है जहाँ आए हैं, तो इम को हम इन समझेंगे, यानी इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन। जहाँ पे इमिग्रेशन होगा मतलब जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहाँ पर पॉपुलेशन डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वहाँ से तो वो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे जा रही है, और जहाँ जा रही है यानी प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी। अब हम ऐसे कह सकते हैं कि जो माइग्रेशन है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है टू बेटर बैलेंस द अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे कि अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो एक जगह जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज है बट लोग कम है तो वो उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे, और एक जगह ऐसी है जहाँ पर रिसोर्सेज है ही नहीं लेकिन वहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो लोगों को प्रॉब्लम होगी, तो लोग क्या करते हैं जहाँ ज़्यादा है उसकी तरफ जानते हैं। इससे क्या होता है, एक बैलेंस मेंटेन रहता है रिसोर्सेज और पॉपुलेशन के बीच में। अब जो माइग्रेशन है वो टेम्पररी भी हो सकता है, परमानेंट भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। यानी सीजनल कैसे है कि किसी पर्टिकुलर सीज़न के अंदर कहीं पे काम मिल रहा है तो वर्कर्स वहाँ चले गए और वापस जैसे ही सीज़न ख़त्म हुआ वो वापस लौट के आ गए। अब माइग्रेशन के कुछ फैक्टर्स होते हैं, माइग्रेशन किन वजह से होता है उसमें 2 फैक्टर्स आते हैं, एक पुश फैक्टर होता है और एक पुल फैक्टर होता है। पुश फैक्टर यानी जो पुश करता है कि जो पुश फैक्टर होता है वो करता है कि तुम इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर चले जाओ, वो धक्का देता है कि तुम यहाँ से निकलो। तो जो पुश फैक्टर्स होते हैं वो प्लेस ऑफ ओरिजिन होता है उसको कम अट्रैक्टिव बना देते थे, मेक द प्लेस ऑफ ओरिजिन लेस अट्रैक्टिव।
और पुश फैक्टर्स कौन कौन से हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, अनप्लेजेंट क्लाइमेट, नेचुरल डिजास्टर्स, एपिडेमिक्स, सोशो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। सिमिलरली पुल फैक्टर्स भी हैं जो प्लेस ऑफ जो डेस्टिनेशन है उसकी तरफ लोगों को पुल करती है कि आप इधर आ जाओ, यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें। तो वो फैक्टर्स क्या करते हैं, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। और वो फैक्टर्स कौन से हैं? बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशन, पीस, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लेजेंट क्लाइमेट। सो पुल फैक्टर्स एंड पुश फैक्टर्स एक दूसरे के कम्प्लीटली ऑपोजिट हैं। नाउ कम्स द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है that can be used to describe and predict the future population of any area। यानी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की जो थ्योरी है उसको हम यूज़ करके प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर के अंदर पॉपुलेशन का क्या होगा। कैसे? कोई भी जो जगह होती है, हिस्ट्री और पॉपुलेशन की स्टडी से हमें पता चलता है कि जो जगह होती है वो दो टाइप की जगह होती है। और इस दो टाइप की जगह, मतलब दो टाइप की जगह इन द सेंस एक पास्ट और एक फ्यूचर में। तो नॉर्मली सोसाइटी हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट की तरफ प्रोग्रेस करती हैं। साथ ही साथ में जब ऐसा होता है तो कुछ और ट्रांजिशंस भी आते हैं। वो कौन से हैं? रूरल से अर्बन की तरफ मूव करती हैं। लाइक वो सेम जगह जो रूरल हुआ करती थी वो अब एडवांस होके अर्बन बन चुकी है। एंड एग्रेरियन सोसाइटी से हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी की तरफ जाते हैं। इलिटरेट सोसाइटियाँ पढ़ लिख के लिटरेट बन जाती हैं। तो सोसाइटी में इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर पॉपुलेशन की में क्या ट्रांजिशन आते हैं, वो डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन आते हैं वो पॉपुलेशन को प्रिडिक्ट करने में काम में आते हैं। लाइक हाई बर्थ और डेथ रेट से लो बर्थ एंड डेथ रेट की तरफ जाते हैं। रूरल से अर्बन में ट्रांजिट कर जाते हैं। एग्रेरियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी बन जाती है और इलिटरेट से लिटरेट सोसाइटी बन जाती है। बट ये जो चेंजेस होते हैं सारे के सारे, ये जो चेंजेस हैं ये स्टेजेस में आते हैं। और ये जो पूरी स्टेजेस है इसी को डेमोग्राफिक साइकिल बोलते हैं। इसका फर्स्ट स्टेज होता है जिसको बोलते हैं हाई फ्लक्चुएटिंग स्टेट। इसमें क्या होता है, जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट होती है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है। क्यों फ्लक्चुएट करती है? क्योंकि वहाँ पे फर्टिलिटी भी ज़्यादा है और मोर्टेलिटी भी ज़्यादा है। यानी वहाँ पे बच्चे पैदा भी ज़्यादा हो रहे हैं और मर भी ज़्यादा रहे हैं। और लोग जो मर रहे हैं उनको कॉम्पनसेट करने के लिए और ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। और लोग मर क्यों रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर एपिडेमिक्स आ रही है, वहाँ पर वॉर चल रहा है, वहाँ पर फूड सप्लाई की कमी है। इन सब ये जो तीनों चीज़ें इनकी वजह से क्या होती है, डेथ होती है। और इन डेथ को कंपनसेट करने के लिए लोग ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं। सो देयर इज़ हाई फर्टिलिटी एंड हाई मोर्टेलिटी रेट। इसकी वजह से क्या होता है, पॉपुलेशन में जो ग्रोथ होता है वो स्लो होता है। साथ में जो लोग होते हैं एग्रीकल्चर के अंदर ही इन्वॉल्व होते हैं, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लो होती है और ये इलिटरेट होते हैं और टेक्नोलॉजिकली भी ज़्यादा एडवांसमेंट नहीं होता। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या होता है, हाई फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट। क्यों? क्योंकि लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, जो डेथ हो गई उनको कॉम्पनसेट करने के लिए डेथ हो जाती है एपिडेमिक्स, वॉर और फूड सप्लाई की कमी की वजह से। ग्रोथ, यहाँ पे पॉपुलेशन जो ग्रोथ होती है वो स्लो है क्योंकि उतने ही लोग मर रहे हैं और उतने ही लोग पैदा हो रहे हैं। साथ में यही लोग एग्रीकल्चर में इन्वेस्टेड होते हैं। और यहाँ पर जो बड़ी सी फैमिली होती है उन्हीं को अपनी प्रॉपर्टी समझी जाती है। जैसे बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा पैसे आएंगे इस फैमिली में, ये जो थिंकिंग होती है फर्स्ट स्टेज के अंदर। और ज़्यादातर कंट्री अपनी 200 साल पहले इसी स्टेज में थी पूरी दुनिया की। ओके, नाउ सेकंड स्टेज तब आती है जो फर्टिलिटी जो रिमेन्स होती हैं, फर्टिलिटी जो होती हैं वो तो हाई रहती है शुरुआत के अंदर, लेकिन जो डेथ जो मोर्टेलिटी रेट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ऐसी सेकंड स्टेज तब आती है जब फर्टिलिटी रेट तो हाई रहो और मोर्टेलिटी रेट कम हो। इस स्टेज में दो चीज़ें होती है फर्टिलिटी रेट के साथ में। बिगनिंग के अंदर तो फर्टिलिटी रेट हाई रहती है बट धीरे धीरे विद टाइम फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हो जाती है।
और जो मोर्टेलिटी रेट है वो शुरुआत से लास्ट तक डिक्लाइन ही करती रहती है। तो क्या हुआ, फर्टिलिटी रेट बिगनिंग के अंदर हाई थी, देन बाद में जाते जाते डिक्लाइन कर जाती है। मोर्टेलिटी रेट शुरुआत में ही हाई होती है। अब मोर्टेलिटी रेट शुरुआत से ही लो में होती है, सॉरी, और ये लो ही रहती है। अब मोर्टेलिटी रेट के अंदर कमी क्यों आती है, क्योंकि उस जगह का सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हो जाते हैं। जब सैनिटेशन और हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी होंगी तो वहाँ के जो लोग हैं वो कम मरेंगे, जिससे मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाएंगी। बट सिंस पहले फर्टिलिटी हाई थी तो उसकी वजह से पॉपुलेशन के अंदर जो नेट एडिशन होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर अगर इस मैप के इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर बर्थ रेट जो फर्टिलिटी रेट है वो यहाँ तक बहुत ज़्यादा है, एंड देन वो डिक्लाइन होती है। बट जो डेथ रेट है वो सडनली डिक्लाइन हो जाती है और उसके बाद में कंटिन्यूसली एक स्टेबल पोजीशन है उसको मेंटेन करके चलती है। थर्ड स्टेज जो होती है, थर्ड स्टेज को बोलते हैं लो फ्लक्चुएटिंग स्टेज। फर्स्ट वाले के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे थे और सेकंड वाले के अंदर बहुत कम फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो ये ऑलमोस्ट स्टेबल रहती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, मोर्टेलिटी रेट और फर्टिलिटी रेट जो है, फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट दोनों ही डिक्लाइन हो जाती। तो यहाँ पर या तो पॉपुलेशन स्टेबल रहती है या बहुत धीरे धीरे ग्रो करती हैं। और स्टेज में आते आते क्या होता है, वो जो सोसाइटी है वो अर्बनाइज हो जाती है, लिटरेट हो जाती है, उनको टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छा नॉलेज हो जाता है और अब उनको अपनी पॉपुलेशन की साइज़ को कंट्रोल करना भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हमें पता चलता है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं और वो अपनी फर्टिलिटी रेट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब जो NCERT के अंदर ये मैप दिया, ये जो चार्ट दिया गया है, ये जो डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो फर्स्ट स्टेज है उसमें प्रिमिटिव जो लोग हैं वो आएंगे, जैसे कि जो रेन फॉरेस्ट की ट्राइब्स वगैरह हैं। और जो सेकंड स्टेज है, एक्सपेंडिंग वाली जो स्टेज है, उसके अंदर ज़्यादातर डेवलपिंग नेशंस आते हैं, इंडिया भी अभी इसी के अंदर आता है। और जो थर्ड स्टेज है जहाँ पे फ्लक्चुअलिटी बहुत कम है, यहाँ पर ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ आती है, जैसे कनाडा, जापान और USA। अब पॉपुलेशन कंट्रोल के कुछ मेजर्स भी है, जैसे कि पहला है फैमिली प्लानिंग, यानी जो लोग होते हैं, जो फैमिली होती है, जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, वो खुद ही डिसाइड करते हैं किसी, मतलब प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ मोर चिल्ड्रन और स्पेस बिटवीन 2 चिल्ड्रन। लाइक 2 बच्चे हैं या 2 से ज़्यादा बच्चे, तो एक बच्चे के बीच में और दूसरे बच्चे के बीच में कितना गैप रखना है या कितने बच्चे करने हैं कितने नहीं करने, वो सब फैमिली प्लानिंग के अंदर आती है। फैमिली प्लानिंग को इनिशिएट किया था इंडिया के अंदर और ये एक बहुत अच्छा स्टेप था जिसकी वजह से बहुत कुछ सुधार हुए थे। एक पॉपुलेशन ग्रोथ पे लिमिट लग गई थी, लाइक नाउ द फर्टिलिटी रेट वाज नॉट दैट मच हाई, और एक विमेन की जो हेल्थ होती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आते हैं। तो फैमिली प्लानिंग के 2 एडवांटेजेस हैं क्या, एक तो इट लिमिट्स द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सेकेंड इट इम्प्रूव्स द विमेंस हेल्थ। अब इसमें गवर्नमेंट का रोल भी आता है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के अंदर। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को कुछ प्रोपेगेंडा चलाने चाहिए कि अगर कम होगी फर्टिलिटी रेट, पॉपुलेशन कम होगी तो ये चीज़ें मिलेगी। साथ में वहाँ पे फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी मिलने चाहिए, लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स अगर फ्री नहीं भी हैं तो ज़्यादा प्राइस में नहीं मिलने चाहिए, जिससे पॉपुलेशन कंट्रोल होगी। एंड थर्ड चीज़ जो है वह है टैक्स डिसइंसेंटिव्स। डिसइंसेंटिव्स का मतलब क्या है, या जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ हैं जिनके बहुत सारे बच्चे हैं तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको कम फ़ायदे देगी, और जिनकी न्यूक्लियर फैमिली है, छोटी फैमिली है, जिनके कम बच्चे हैं फैमिली के अंदर, उनको गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव्स देगी, कुछ सब्सिडीज़ में उनको कुछ प्रोवाइड करेंगी, इनका फ़ायदा करवाएंगी। तो जो लार्ज फैमिलीज़ वाले हैं उनको इंसेंटिव्स नहीं देने को इंसेंटिव्स बोलते हैं, उनके कुछ फ़ायदे नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, लार्ज फैमिलीज़ वाले भी स्मॉल फैमिलीज़ की तरफ जाने की सोचेंगे एंड अल्टीमेटली पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का रोल क्या है, प्रोपेगेंडा में, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव देने में और टैक्स डिसइंसेंटिव्स देने में लार्ज फैमिलीज़ को, और इंसेंटिव्स देने में किसको, स्मॉल फैमिलीज़ को। ना जो थॉमस मैल्थस है वो बोलते हैं कि इफ़ नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई। इनका कहने का मतलब है कि जो लोग हैं वो फूड सप्लाई से अगर फास्टली इंक्रीज हुए तो क्या होगा, एनी फर्दर इंक्रीज जो होगा वुड लीड टू द पॉपुलेशन
क्रैश। यानी जिस स्पीड से पॉपुलेशन की ग्रोथ होती जा रही है, एक टाइम ऐसा आएगा जब खाने की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ये पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी, और जब ऐसा पॉइंट आएगा और ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उस पॉइंट पे क्या होगा, पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी। मतलब अब खाना उतना नहीं है और उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो पॉपुलेशन कैसे भी करके कंट्रोल करनी पड़ेगी, और अचानक से पॉपुलेशन में क्रैश आएगा। यानी या तो लोग फेमाइंस से मरेंगे, डिजीज़ से मर जाएंगे, या किसी लड़ाई में मरेंगे। और थॉमस मेल्थस का कहना है कि प्रिवेंटिव और फिज़िकल चेक्स हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। और उनका कहना है कि जो प्रिवेंटिव चेक्स है वो फिज़िकल चेक्स से बेटर है। प्रिवेंटिव चेक्स कौन से हो गए, फैमिली प्लानिंग हो गई, फ्री कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो गए, इंसेंटिव्स हो गए, प्रोपेगेंडा हो गया। और वहीं पे फिज़िकल चेक्स कौन से हैं, फेमाइंस, वॉर और डिजीज़ की नेचर खुद को करने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगी पॉपुलेशन कम करने के लिए, इसीलिए जो प्रिवेंटिव चेक्स हैं वो फिज़िकल चेक्स से बेटर है। तो हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है कि अगर हमें सस्टेनेबिलिटी से रहना है तो अपनी रैपिड पॉपुलेशन जो है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। Now this was the end of the chapter, so please like and subscribe my channel। और अगर आप लोगों को कोई फीडबैक देने हैं या आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखना, I'll try to solve them। Thank you।